हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू एम के जैन क्लासेस। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर पूनम धीमन। और हम पढ़ रहे थे क्या, हमने स्टार्ट कर लिया है बहुत ही प्यारा चैप्टर बेटा जिसका नाम है जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने पिछले लेक्चर के अंदर कर ली है। तो आज हम मूव करेंगे अपने चैप्टर में। तो थोड़ा सा अब हम अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर घुसते हैं। एनसीईआरटी बुक के अंदर सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस ये दिया हुआ है। तो उसको हम मेंडलिज्म भी बोलते हैं, या मेंडेलियन इनहेरिटेंस ऑफ अ जीन, वॉट जो भी आप कह लीजिए। तो उसको मेंडलिज्म कहना भी बुरा नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज मेंडलिज्म से। तो मेंडलिज्म क्या होता है, यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स की। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, उनका नेम है सर ग्रीगर जॉन मेंडल। तो मेंडल साहब हम इनको बुलाएंगे। तो मेंडल ने जो भी कुछ किया, उनसे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? मेंडलिज्म। तो हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, कभी मत भूलना, ही इज़ ग्रीगर जॉन मेंडल। तो अब थोड़ा सा हमें मेंडल की बैकग्राउंड के बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि इतना बड़ा इन्होंने, हमारे जितने भी बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हैं बेटा वो अधूरी हैं जेनेटिक्स के बिना। तो जेनेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का ब्रांच है, और उसको डिस्कवर करने का सारा क्रेडिट किन्हें जाता है? सर मेंडल को। तो उनके बारे में हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होनी चाहिए ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इनका बर्थ कब हुआ, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? when he was born, Mendel was born on 22nd July 1822, and Mendel died on 6th January 1884। तो ये इतना इनका क्या रहा कार्यकाल, है ना। तो इतनी इनकी जन्म की अवधि रही, इतने साल वो जिए, और इसमें उन्होंने बहुत ही इनक्रेडिबल काम कर दिया बायोलॉजी के लिए। और वो काम क्या था? उन्होंने बहुत सारे, उनकी एक्सपर्टीज़ क्या थी? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। क्या किए उन्होंने? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए। बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी थे बेटा, और बहुत ही सिंपल मैन। सिर्फ क्या थे? एक पादरी थे एक मोनेस्ट्री के अंदर, है ना। काफ़ी कुछ उन्होंने अचीव किया। पुअर फार्मर फैमिली से थे, पढ़ने के लिए वियना गए, और ये सब कुछ। वो उतना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए सिर्फ उतना इतना ज़रूरी है जितना हमें रिक्वायर्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए, और हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन्होंने स्टार्ट किए कब? 1856 में, जब ये मोनेस्ट्री के अंदर रह रहे थे एज अ बिशप। तो 1856 से बेटा 1863 तक उन्होंने क्या किया? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। और उन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स का इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक रिकॉर्ड रखा, उन सबको कंक्लूड किया, उन सब की थ्योरेटिकल जो है एक्सप्लेनेशन अपने पास रखी, सब चीज़, और उनसे क्या किए? कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। बहुत सारे इन्होंने क्या किए? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। और उन पे, क्योंकि ये क्या थे? एक ट्रेंड मैथमेटिशियन थे और हिस्टोरियन भी थे, तो इनकी जो मैथमेटिक्स की नॉलेज थी ना, वो बेटा इनको यहाँ पे बहुत काम आई। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में इन्होंने अपनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की, जो इनके अंदर एक गुण था, इनकी मैथमेटिक्स के ऊपर, जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर इनका जो कंट्रोल था, वो सारे के सारे इन्होंने अपने, जो कहते हैं ना मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स, प्रोबेबिलिटी का जितना नॉलेज था, वो सारा कहाँ पे डाल दिया इन्होंने? अपने रिजल्ट्स को कंक्लूड करने में। और बहुत सारे रिजल्ट जब वो कंक्लूड हुए, उनका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जब इन्होंने समझा, उनको लिखा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, तो आज की टाइम में वो क्या है? हमारे लिए जेनेटिक्स के लॉज बन चुके हैं। उस वक्त जब उन्होंने वो काम किया, इनका काम बेटा किसी को समझ ही नहीं आया, अनरिकॉग्नाइज्ड रहे बहुत सारे सालों तक, और इनकी डेथ के बाद इनके काम को रिकॉग्निशन मिली थी। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि मेंडल का हमने बर्थ पढ़ लिया, उनकी डेथ पढ़ ली। उन्होंने मेन काम क्या किए थे? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे। 1856 से 1863 तक कॉन्टीन्यूसली उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए, और 18 ही
his work for the first time. His experimental work for the very first time in the year 1865. 63 तक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए, अपने रिजल्ट्स को समाप्त किया, सारी एक्सप्लेनेशंस रेडी रखी और उन्होंने अपना काम पब्लिश कर दिया 1865 में। अब काम पब्लिश हो गया, उससे आगे की स्टोरी हम बाद में बताएंगे। पहले तो जो उन्होंने काम किया, जितना भी उसके पीछे उनके रीज़न क्या थे सक्सेस के, उन्होंने जितना भी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए वो सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि मैंने क्या कहा, आज के टाइम में वो हमारे लिए जेनेटिक्स के लॉज हैं, मतलब वो काम सक्सेसफुल था। तो व्हाट वर दी रीजंस बिहाइंड मेंडल सक्सेस, तो क्या क्या रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न हम लिख लेते हैं, उनकी जो मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करने की जो एक उनके अंदर कला थी, उन्होंने उसको अप्लाई किया कहाँ पे, बायोलॉजी के अंदर। तो स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल अप्रोच किस चीज़ में हेल्प करती है, क्यों क्यों ये सक्सेसफुल था, क्योंकि बेटा ही वॉज वर्किंग ऑन अ लार्ज सैंपल साइज। लार्ज सैंपल साइज मतलब एक ही टाइम पे वो ये नहीं है एक या दो चीज़ पे काम कर रहे हैं। उनका वैसे एक्सपेरिमेंटल प्लांट क्या था, आप 10th में भी थोड़ा इसके बारे में पढ़ चुके हैं, दैट वॉज पाइजम सेटाइवम गार्डन पी। तो पी के ऊपर वो काम कर रहे थे, तो एक टाइम पे ये नहीं था 1 2 10 12 15 20 प्लांट्स के ऊपर वो हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट को एक टाइम पे वो स्टडी करते थे, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स की एक्सपेरिमेंट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक टाइम पे किए। तो इतने सारे बड़े डाटा को कंपाइल अप भी तो करना आना चाहिए, कंक्लूड भी तो करना आना चाहिए। तो ये सारा काम कौन कर सकता है, यहाँ पे हम किसकी हेल्प लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स की। तो उनकी स्टैटिस्टिकल और जो मैथमेटिकल अप्रोच थी उसने उनको हेल्प किया इन कंपाइलिंग अप दी रिजल्ट्स कमिंग फ्रॉम दी लार्ज सैंपल साइज। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, उनकी रीज़न के, उनकी सक्सेस के क्या रीज़न थे। लार्ज सैंपल साइज से क्या हो जाता है, लार्ज सैंपल साइज रहने से जो एरर है, एरर के चांसेस बेटा बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि देखो आप खुद से सोच के देखिए, आप कोई भी सर्वे कर रहे हैं, तो आप एक सर्वे में कि सपोज आप पूछ रहे हैं कितने लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है, कितने के नहीं, मतलब कितनों को लगता है कि कोल्ड ड्रिंक पीना अनहेल्दी है और कितने कहते हैं कि ठीक है पी जाओ, कोई हेल्थ इसके वो नहीं है, नेगेटिव हेल्थ इम्पेक्ट्स नहीं है। तो अगर आप डाटा करोगे, आपने पूछा 10 लोगों से, 10 में से 5 ने बोला हाँ ठीक है पी लेंगे कोई टेंशन नहीं, और 5 ने कहा नहीं 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 बहुत अनहेल्दी है ना। हाइपोथेटिकली मैं ले रही हूँ भैया, कम कोई भी कंपनी वंपनी भैया केस वेस करने मत आ जाना। और दूसरा, अगर आप 10 की बजाय 20 ले रहे हो, सैंपल साइज बढ़ा रहे हो, 50 ले रहे हो, 100 ले रहे हो, तो आपको अपने रिजल्ट में श्योरिटी या सर्टेनिटी कब आएगी, अगर आपका सर्वे का एरिया एक बहुत बड़ा है। कम से कम आप 5,000 10,000 लोगों से पूछोगे तब आपके पास एक अप्रोक्सीमेट बनेगा। 5 10 15 20 25 लोगों से पूछ के क्या आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा कि कम्युनिटी ये कह रही है, क्या पता वो इन्फ्लुएंस्ड हो एक दूसरे से, है ना। तो हमेशा किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए, किसी भी सर्वे के लिए क्या होना चाहिए, सैंपल साइज बहुत सारा बड़ा होना चाहिए। तो सैंपल साइज उन्होंने बहुत बड़ा लिया और सैंपल साइज को मैनेज करना उनको आता था, क्योंकि स्टैटिशियन थे, मैथमेटिशियन थे, प्रोबेबिलिटी का उनका नॉलेज अच्छा था। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, जितने भी काम उन्होंने किए, उन्होंने क्या किया, ही वॉज कीप ऑन रिकॉर्डिंग ऑल हिज ऑब्जर्वेशन। तो ही कैप्ट रिकॉर्ड of all his experiments, सबका रिकॉर्ड रखते थे। उसके अलावा जितने भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उन एक्सपेरिमेंट्स के पीछे जो भी उनके पास रिजल्ट्स आते थे ना बेटा, उन रिजल्ट का क्या करते थे, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी थी उनके पास, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। और उसके बाद उनका जितना भी जो आइडिया था, वो अपने ही जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उनको रीटेस्ट करते थे। रीटेस्टिंग कि सपोज मैंने एक कैरेक्टर लिया पी प्लांट का, मैंने इस कैरेक्टर पे काम किया, कि मैं दूसरा कैरेक्टर लूँगा क्या मेरे पास तब भी यही रिजल्ट्स आएंगे,
या मैं तीसरा है, चौथा है, पांचवा कोई अलग कैरेक्टर लूँ, क्या मेरे पास तब भी यही रिजल्ट आने वाले? तो वो अपने ही काम का, अपनी ही जो ऑब्जर्वेशन थे, अपने ही जो कंक्लूजन थे, उनको रीटेस्ट करते रहते थे अलग अलग तरीके से। जिसको एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा हुआ है कि उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी? नॉन अनसब्सटेंशियल। क्या थी? नॉन अनसब्सटेंशियल। इस वजह से ये रीजंस थे मेंडल की सक्सेस के, है ना। और एक और लकी रीज़न क्या था कि जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट उन्होंने सिलेक्ट किया वो उनके लिए सबसे बड़ा लकी रीज़न था। द एक्सपेरिमेंटल प्लांट ही सिलेक्टेड, द एक्सपेरिमेंटल प्लांट ही सिलेक्टेड। अरे बहुत बाल बाल बचे, बहुत लकी थे। अभी मैं जैसे जैसे आगे मूव करेंगे तो मैं बताऊंगी कि क्यों इस एक्सपेरिमेंटल प्लांट को चुनना उनके लिए सच में बहुत लक की बात रही, एंड ही वॉज सक्सेसफुल इन हिज वर्क। उसके बाद आ जाइए रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क। अब मैंने क्या कहा, मेंडल ने अपना काम बेटा 1865 में पब्लिश कर दिया था, लेकिन 1865 में पब्लिश होने के बाद भी 1900 तक कोई भी किसी तरह की रिकॉग्नाइजेशन उनके काम को नहीं मिली। हिज वर्क वॉज टोटली अनरिकॉग्नाइज्ड। क्यों अनरिकॉग्नाइज था? व्हाट वर द रीजंस for reasons for unrecognition of Mendel's work। क्यों उनके काम को रिकग्निशन नहीं मिली थी? सबसे पहला रीजन जो क्या था वो क्या था? His findings were ahead of his time। अभी बताती हूँ कैसे। His findings were ahead of his time। कि जो उन्होंने काम उस वक्त कर दिया था वो एक बहुत एडवांस काम था। जो उस वक्त करना मतलब उन्होंने एक 50 60 100 साल बाद जो काम डिस्कवर होना था उन्होंने उसको पहले ही कर दिया। मतलब जो काम उन्होंने किया उस वक्त तक के लोगों को उसको समझ पाने तक की क्षमता, उतना इंटेलेक्ट उनके अंदर था ही नहीं उस वक्त। तो हिज फाइंडिंग्स वर अहेड ऑफ हिज टाइम। बहुत बाद में जो काम होना चाहिए था उन्होंने बहुत पहले कर लिया, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था। वो जीन्स क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं। जीन्स क्रोमोसोम उन्होंने एग्जैक्टली ये उन्होंने टर्म यूज़ किया था उसके लिए, फैक्टर्स। तो उन्होंने फैक्टर्स की बात की। जब तक उस टाइम तक लोगों को सेल के बारे में नहीं पता था, सेल डिवीजन के बारे में नहीं पता था, बहुत सारे और एस्पेक्ट्स उनको नहीं पता थे, जीन नहीं पता थे, क्रोमोसोम नहीं पता थे, और वो इतना कुछ लिख गए जो हमारे लिए मैं आज के टाइम में जेनेटिक्स के लॉज बने हुए। दूसरा काम, हिज पर्सनैलिटी वॉज नॉट एग्रेसिव। चलो इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले लिखिए जो भी उसने काम अपना पब्लिश किया था जिस पब्लिकेशन में, दैट पब्लिकेशन वॉज नॉट दैट मच पॉपुलर। द क्या लिखें इसको हम, द पब्लिकेशन वॉज नॉट पॉपुलर। कौन सा पब्लिकेशन? जिसमें उन्होंने इन विच ही पब्लिश्ड हिज वर्क। तो भैया वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, तो पॉपुलैरिटी मिलती भी कैसे? बहुत कम लोग उसे खरीदते थे, बहुत कम लोग उसको पढ़ते थे। दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न क्या था? उनके जो कंटेम्प्रेरीज थे उनको हजम ही नहीं हुआ कि भैया बायो पढ़ा, बायो का काम कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट आर रिलेटेड टू दी बायोलॉजी, उसमें ये मैथमेटिकल अप्रोच कहाँ से घुसा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स क्यों घुसा रहे हैं? तो उनकी ये जो मैथडोलॉजी थी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स वाली, वो उनके कंटेम्प्रेरीज को पसंद ही नहीं आई। तो कंटेम्प्रेरीज वर नोट ready to accept his mathematical approach to explain biology,
टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिनन। तो ये भी उनको बड़ा पंगा पड़ गया कि भैया बात कर रहे हैं बायोलॉजी की, लिविंग क्रिएचर्स की, और वहाँ पे ये कौन से प्रिंसिपल्स घुसा रहे हैं, मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स के लॉज अप्लाई कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं, स्टेटिस्टिक्स लगा रहे हैं, तो वो सब मजाक उड़ाने लगी, यार ये पॉसिबल है, ये इंसान पागल तो नहीं हो गया है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरा, उन्होंने ना कॉन्सेप्ट जो दिया था उनके कंटेम्प्रेरीज को वो भी पसंद नहीं आया था कि जो जीन्स हैं या जो ट्रेड्स हैं वो स्टेबल हैं, वो हेरिटेबल हैं, और देयर इज़ नो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, मतलब ट्रेड्स कभी भी ब्लेंड नहीं होती। तो वो मैंने इसी लाइन में लिख दिया कि हिज फाइंडिंग्स वर अहेड ऑफ हिज टाइम। इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी ना जीन के बारे में, फैक्टर के बारे में, कि जो भी हमारे कैरेक्टर है दीज आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स और फैक्टर्स, और वो जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, कभी भी ब्लेंड नहीं होते। तो ये चीज़ किसी को समझ में नहीं आई। तो उनका जो जीन का अप्रोच था ना कि जीन या फैक्टर आर, जीन्स और फैक्टर आर स्टेबल discrete units which controls the characters। तो जीन या फैक्टर स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट है और वो क्या करते हैं, कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं एंड डू नॉट ब्लेंड, और कभी भी ब्लेंड नहीं होते। तो क्या हुआ, कंटेम्पररीज डिडंट एक्सेप्ट। कैसे करेंगे एक्सेप्ट, भैया बात समझ में तो आए वो क्या बोल रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं थी। क्यों, अरे भाई बहुत एडवांस काम था जो उन्होंने इतने अर्ली टाइम में कर लिया था, तो इन लोगों की तो बुद्धि में घुस भी नहीं रहा था कि वो आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। उसके अलावा और क्या प्रॉब्लम थी कि उनका जो पर्सनैलिटी थी खुद की, दैट वॉज नॉट एग्रेसिव। तो ये एग्रेसिव पर्सनैलिटी के इंसान होते हैं ना, वो किसी भी तरह अपनी बात को लड़ भिड़ के जोर शोर से मनवा लेते हैं। तो हिज पर्सनैलिटी वॉज नॉट एग्रेसिव, बहुत सॉफ्ट और पोलाइट पर्सन थे। हिज पर्सनैलिटी was not aggressive, not। और उसके अलावा जो उनका एक और बड़ा ड्रॉबैक था वो क्या था, जो उन्होंने जीन्स और ये जो जीन तो नहीं फैक्टर्स, उन्होंने कहा फैक्टर, जीन मुझे वैसे हटा देना चाहिए, आप इसको हटाई दो, जीन तो उनके टाइम तक डिस्कवर ही नहीं हुए थे, वो बोलते थे फैक्टर्स। तो ये जो फैक्टर थे ना बेटा, इनका कोई भी फिजिकल प्रूफ वो लोगों को नहीं दे पाए थे। नो फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर्स, कि तुम ये फैक्टर कोई एक चीज़ बोले जा रहे हैं कि इंसान की बॉडी के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं दीज आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स। अब ये फैक्टर क्या है बताओ तो, फिजिकली कहाँ मिलते हैं, कैसे होते हैं, कैसा देखने में होता है, तो वो फिजिकल प्रूफ इन चीज़ों का नहीं दे पाए थे, किसी भी तरह की कोई फिजिकल एक्सप्लेनेशन उनके पास इन चीज़ों की नहीं थी। तो इन सब रीज़न की वजह से मेंडल का वर्क क्या रहा, अनरिकॉग्नाइज रहा फॉर मैनी ईयर्स 1900 तक। फिर क्या हुआ, इन ईयर 1901 तीन लोग आए जिन्होंने मेंडल के वर्क की क्या की, रीडिस्कवरी। कौन थे वो तीन लोग, मेंडल्स वर्क was republished by, कौन वो तीन फेलो थे, एक थे टेशरमार्क, चलो इसी पेन से लिखते हैं, एक थे टेशरमार्क, दूसरे थे ह्यूगो डी वरीज, और तीसरे थे कार्ल कॉरेंस। ये तीन लोग थे। देखो उन्होंने अपना काम पब्लिश कर लिया था बेटा, मैंने पीछे लिखा ना, अभी देखो देखो सोचना इस चीज़ को, उन्होंने अपना वर्क पब्लिश कर दिया था 1865 में। 1865 से टिल 1900 उनका जो काम था क्या रहा, अनरिकॉग्नाइज्ड। कोई नहीं जानता था क्या बात कर रहा है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, किसी को समझ ही नहीं आती। और इसी दौरान
1884 में उनकी डेथ भी हो जाती है। डेथ किसकी वजह से होती? किडनी डिसऑर्डर की वजह से। और वो बेचारे डेथ हो गए, पर उनको ये नहीं पता था कि आने वाले टाइम में जेनेटिक्स की आप फाउंडेशन ले कर चुके हो, एंड ही डाइड विदाउट नोइंग दिस फैक्ट। तो 1900 तक उनका वर्क जो है सप्रेस रहा। फिर 1901 में ये 3 फेलोज थे। टेशरमार्क कहाँ से था? ही वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रिया, ह्यूगो डी वरीज फ्रॉम हॉलैंड और कार्ल कॉरेंस फ्रॉम जर्मनी। इन 3 लोगों ने क्या किया? मेंडल के वर्क को दोबारा पढ़ा कि जैसे वो जर्नल इनके आगे आ गया होगा, तो इन्होंने वो पढ़ा कि क्या कहना चाह रहा है। और उस टाइम तक क्या हो चुका था? सेल की डिस्कवरी हो चुकी थी, क्रोमोसोम पता चल चुके थे, जीन्स पता चल चुके थे, सेल डिवीजन पता चल चुकी थी, माइक्रोस्कोप्स जो हैं लेटेस्ट तरीके के टेक्निक के हमारे हाथ में आ चुके थे। तो उस वक्त जब उन्होंने उस टाइम पे जितनी नॉलेज थी उसके बेस पे जब उन्होंने उसको अप्लाई किया कि मेंडल जो बोल रहा है, अच्छा तो ये इन चीज़ों के बारे में उस वक्त बोल गए जब ये चीज़ें कभी डिस्कवर भी नहीं हुई थी कि वो ये कहना चाहते थे। तो उनको, क्योंकि काफ़ी एडवांस हो चुका था, सेल के बारे में पता है, क्रोमोसोम के बारे में पता है, जीन के बारे में पता है, डिवीजन, सेल डिवीजन्स के बारे में पता है ना, और हमारे पास क्या है? इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है माइक्रोस्कोप्स की। तो उन सब की हेल्प से वो जब उन लोगों ने उस पब्लिकेशन को पढ़ा, मेंडल के वर्क को समझा, तो उन्हें समझ में आया कि मेंडल बहुत बड़ा काम करके चले गए हैं। तब उन्होंने उनके काम को रीपब्लिश किया इन द ईयर 1901। और रीपब्लिश किया किस में? इन पब्लिकेशन, जो पब्लिकेशन बहुत ज़बरदस्त है, और उस पब्लिकेशन का नेम है फ्लोरा। और इस फ्लोरा पब्लिकेशन में छपते ही उनका काम जो है रिकॉग्नाइज होने लग गया, क्योंकि उस टाइम तक उनके काम को समझने के लिए सारी चीज़ें लोगों के सामने थी कि अच्छा ये फैक्टर की बात कर रहा है, मतलब ये जीन की, एलील की, क्रोमोसोम्स की, इन चीज़ों की बातें कर रहे थे, सेग्रीगेशन की बात कर रहे थे, सेल डिवीजन के टाइम पे गैमीट्स बन रहे हैं, उन चीज़ों की बात कर रहे थे। तो वो लोगों को इस काम को जब उन्होंने रीपब्लिश किया, दोबारा से उसको छापा, उसको थोड़ा और उसको समझाने लायक टेक्निक में लिखा, तो उन्होंने किस में पब्लिश किया? फ्लोरा में। तो उसके बाद उनका काम हो गया जी रिकॉग्नाइज। तो अब यहाँ पे हो गई मेंडल की एक तरह से जर्नी एंड, कि मेंडल हो गए सक्सेसफुल। उन बेचारों को पता भी नहीं है कहाँ हेवन में बैठे होंगे, इसीलिए उनकी इन फाइंडिंग्स की वजह से ही हम उनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो क्या हुआ उनके साथ? 1856 में उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, 63 तक काम किया, 65 में अपना काम उन्होंने पब्लिश किया। लेकिन कुछ वजहों से उनका काम 1900 तक क्या रहा? अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। फिर उनके काम को रीडिस्कवर किया गया बाय टेशरमार्क, ह्यूगो डी वरीज एंड कार्ल कोरेंस इन द ईयर 1901। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि मेंडल का एक्सपेरिमेंटल प्लांट क्या था, क्योंकि मेंडल की सक्सेस के रीज़न में मैम ने एक एक्सपेरिमेंटल प्लांट भी लिखा था। तो मेंडल का एक्सपेरिमेंटल प्लांट जो था, दैट वाज पी प्लांट। और पी प्लांट मतलब मटर का प्लांट। कौन सी मटर? गार्डन पी। जो हम खाते हैं वो होती है स्वीट पी, उसका नेम होता है लेथायरस ओडोरेटस। ये कौन सी है? दिस इज गार्डन पी। और गार्डन पी का साइंटिफिक नेम होता है बेटा पाइसम सेटाइवम। क्या नेम है? पाइसम सेटाइवम। तो ये इनका एक्सपेरिमेंटल प्लांट था। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट प्लांट के बारे में पता चल गया। बट व्हाई डिड मेंडल सिलेक्टेड, क्यों मेंडल ने जो है इसको सिलेक्ट किया था? वाई डिड मेंडल सिलेक्ट पी प्लांट? क्यों क्यों उन्होंने पी प्लांट को? क्या उनको मटर खाना अच्छा लगता था है, या मटर से उनको प्यार था, या मटर उनको देखने में बड़े अच्छे लगते थे, या कुछ इमोशनल, या कुछ उनके साथ कुछ अटैचमेंट था? ऐसा कुछ भी नहीं था। मेंडल ने गार्डन पी को चुना एज हिज एक्सपेरिमेंटल प्लांट। क्यों? उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, उसमें बहुत सारे गुण थे, उसकी वजह से। क्या रीजंस थे? पहले हम ये लिख लेते हैं रीजंस, फिर आपको समझ आ जाएगी बात। रीजंस फॉर सिलेक्टिंग पी प्लांट, कि मेंडल ने पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया फॉर हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। सबसे पहला रीज़न, जो पी प्लांट है ना बेटा, उसके पास 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थी, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, 7 पेयर्स ऑफ contrasting 7 pairs of
नोटिसेबल, ये ज़रूर लिखना, जो देखने से पता चल जाती थी। 7 पेयर्स ऑफ नोटिसेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। क्या मीनिंग हुआ मैम इस बात का? बेटा इस बात का मीनिंग हुआ कि पी प्लांट के अंदर जो उन्होंने गुण देखा वो क्या था? पी प्लांट के ना उन्होंने वैसे तो 33-34 वेराइटीज़ ली थी, पर उनमें से ना उन्होंने कुछ 14 वेराइटी चूज़ की जिनमें ना बड़े कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। जैसे एक प्लांट देखा जो लंबा था, एक प्लांट देखा जो छोटा था, मतलब हाइट में दो वेरिएंट्स मिल रहे थे, या लंबा या छोटा, और बीच का कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने देखा तो ये दो वेराइटीज़ हो गई, लंबी और छोटी, और दोनों ये जो कैरेक्टर हो गया, क्या हो गया? प्लांट की हाइट क्या है, ये दोनों के दोनों प्लांट की हाइट क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग, या प्लांट टॉल था या प्लांट ड्वार्फ था। ऐसे ही उन्होंने फ्लावर कलर देखा, फ्लावर कलर या तो वॉयलेट था या वाइट था, और कोई फ्लावर ही नहीं थे बीच की, कोई और कलर के फ्लावर ही नहीं थे। फिर उन्होंने पोड देखा, पोड या तो फुली इन्फ्लेटेड था या रिंकल्ड था। ऐसे ही उन्होंने सीड देखा, या तो येलो था या ग्रीन था, या सीड की शेप देखी, वो राउंडेड था या कॉन्स्ट्रिक्टेड था। फ्लावर देखे, या तो वो एक्सियल थे या वो टर्मिनल थे। तो उन्होंने बहुत सारी, काफ़ी सारी उन्होंने चीज़ें देखी 34 वेराइटीज़ के आसपास, और उनमें से उन्होंने सिर्फ 14 को सिलेक्ट किया। वो 14 कौन सी? जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थी। और भी थी जो सारे ही प्लांट्स में, मतलब उसका कोई कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं था। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब समझते, कॉन्ट्रास्टिंग क्या होती है? सिर्फ वो प्लांट चुने जिनमें, अब जैसे किसी भी प्लांट में बहुत सारे गुण थे, लेकिन जैसे अब प्लांट हाइट उसने क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि प्लांट हाइट का एक कॉन्ट्रास्ट वहाँ पे प्रेजेंट था। कॉन्ट्रास्ट का मतलब तो समझते हो ना, कि अगर टॉल एक प्लांट था तो उसके कॉन्ट्रास्टिंग एक ड्वार्फ प्लांट भी प्रेजेंट था। ऐसे ही अगर फ्लावर वॉयलेट कलर के थे तो कुछ वाइट के भी थे। अब सोचो सारे ही वॉयलेट होते तो फिर ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर तो नहीं हुआ। तो सारे पी प्लांट में जो वॉयलेट ही फ्लावर है तो क्या कॉन्ट्रास्ट आया? कुछ भी नहीं। तो कलर में कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट था, कुछ फ्लावर वॉयलेट थे तो कुछ फ्लावर वाइट थे, तो ये वाला उसने सिलेक्ट कर लिया। फिर कुछ प्लांट उन्होंने देखे टॉल थे, अब सारे टॉल नहीं थे, कुछ ड्वार्फ भी थे। अच्छा भाई, ये भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हुआ, मैंने ये वाले प्लांट भी सिलेक्ट कर लिए। फिर कुछ में देखा फ्लावर एक्सिल्स में लग रहे हैं, कुछ में देखा अरे एक्सिल पे नहीं लग रहे, टर्मिनल पोजीशन पे लग रहे हैं, ये भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, ये भी मैं पिक कर लेता हूँ। ऐसे उन्होंने 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, और यू कैन से 7 पेयर्स। 7 पेयर्स का मतलब क्या है? 14 कैरेक्टर्स या 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को उन्होंने पी प्लांट के अंदर देखा। तो सबसे बड़ा रीज़न तो ये था उसको सिलेक्ट करने का। दूसरा बिग रीज़न, जो लाइफ साइकिल है, जो पी प्लांट है ना बेटा, पी प्लांट सबको पता है, इट इज़ एन एनुअल प्लांट, और इसका क्या है? जो लाइफ साइकिल है वेरी शॉर्ट। अब भाई कोई ऐसा प्लांट उठा लो, 10-10, 12-12, 25-25 साल उसका, उसके बाद उस पर फ्लावरिंग हो रही है या सीड सेट हो रहा है, भाई तब तक तो इंसान चाहे निकल ले, पर्सन ही निकल ले, डेथ हो गई, कोई और हो गया, तो इतना लंबा नहीं। हमेशा एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम वो प्लांट्स या वो ऑर्गेनिजम्स चूज़ करते हैं जिनका लाइफ स्पैन छोटा हो, ताकि जल्दी 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 हमें प्रोजेनी मिलती रहे और उसमें हमारे रिजल्ट्स आते रहे। तो प्रोजेनी, अब शॉर्ट लाइफ स्पैन से क्या होता है? प्रोजेनी हमें बहुत जल्दी जल्दी, मतलब हमने अगर पेरेंट्स के ऊपर कुछ काम किया है तो फटाफट उनकी प्रोजेनी में हमें रिजल्ट्स दिख जाएंगे। अगर रिजल्ट के लिए आपको 5-10 साल वेट करना पड़ रहा है तो क्या फ़ायदा है उस एक्सपेरिमेंटल प्लांट को चूज़ करने का? ठीक है। थर्ड बिग रीज़न क्या था? पी प्लांट के अंदर जो सीड्स हैं एक टाइम पे बहुत सारे, मतलब जो नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस्ड इन पी प्लांट था दैट वाज वेरी हाई, मतलब ऑफस्प्रिंग बहुत ज़्यादा बनती थी। सीड प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट्स। तो भाई इतने लार्ज प्रोजेनी उनको मिल रही थी तो मज़ा आ जाता था उनको स्टडी करने में, कि देखो वही ना, लार्ज सैंपल साइज उनको मिल रहा है। उसके अलावा इसमें क्या थे? पी प्लांट की ज़्यादा देख रेख नहीं करनी पड़ती, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू ग्रो, वेरी इजी टू ग्रो। बहुत ज़्यादा कोई देखभाल की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, एक बार लगा दिया ठीक है, वाटरिंग करते रहो, दैट्स ऑल। उसके अलावा इस प्लांट में और क्या स्पेशलिटी थी? वो स्पेशलिटी क्या थी? ये प्लांट है बाइसेक्सुअल। इसके जो फ्लावर हैं कैसे हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर से हमें दो फायदे हो रहे हैं। एक तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या हो जाती है? बड पोलिनेशन,
बड पॉलिनेशन समझ रहे हो, फ्लावर अभी खुला भी नहीं है, बड की फॉर्म में है, उसका स्टेम मतलब उसके पोलन ग्रेन और उसके जो एग है, जो उसकी ओवरी है वो मैच्योर हो चुकी है, तो पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पे गिरे, उन पोलन्स ने जाके क्या कर दिया, मतलब फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमीट रेडी हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गई। तो पोलिनेशन जब वो बड बंद है तो उसी का पोलन उसी के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएगा, क्योंकि जब वो फूल खिल जाएगा तो उसके स्टिग्मा पे कोई और पोलन भी आके गिर सकता है, तो वो चांसेस ही खत्म हो गए। जब वो बड की स्टेज में था उसी टाइम पे पॉलिनेशन हो जाती है। तो इस बड पॉलिनेशन का फ़ायदा क्या हुआ, इस बड पॉलिनेशन से फ़ायदा मेंडल को ये हुआ कि प्योर लाइंस मिली उनको, प्योर लाइंस टू वर्क। अब प्योर लाइन क्या होती है समझते हो? प्योर लाइन देखो, एक प्लांट है बेटा कैपिटल टी, एक प्लांट है कैपिटल टी स्मॉल टी। हमने कल जब बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कैपिटल टी क्या है, ये डोमिनेंट ट्रेट है। तो प्लांट कैसा होगा जिसके पास कैपिटल टी होगा, टॉल होगा। अब ये दूसरा प्लांट है जिसके पास एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो ये प्लांट कैसा होगा, कैसा होगा? कल की रिकॉल करो चीज़ें, ये क्या है डोमिनेंट ट्रेट, ये क्या है रेसेसिव ट्रेट। तो रेसेसिव क्या होती है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती इन दी प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। तो डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करेगी ना, स्मॉल टी का तो बेचारे का कोई इसके सामने एक्सप्रेशन है ही नहीं, तो दिस प्लांट विल ऑल्सो बी टॉल। लेकिन मेंडल जब अपने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट करता था ना, तो उसको कैसे वाले टॉल चाहिए होते थे, ये वाले। अब बाहर से देखने में दोनों प्लांट टॉल हैं, तो मेंडल कैसे सिलेक्ट करेगा भाई कि मुझे कि टोल तो है पर वो टोल ये वाला टोल है कि ये वाला टोल है, क्योंकि मुझे तो अपने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के लिए ये वाला टोल चाहिए। तो ये वाला टोल जो एक प्योर लाइन जिसको हम बोलते हैं, या तो वो प्योर टोल हो या वो प्योर ड्वार्फ हो, वो ऐसी वेराइटीज़ पे काम करते थे। मतलब किसी भी, ये सिर्फ मैंने एक कैरेक्टर लिया है टॉलनेस का, और भी जो भी उन्होंने कैरेक्टर लिए तो उस कैरेक्टर को प्योर लेके चलते थे, ये वाले टॉल पे उन्होंने कभी काम नहीं किया। तो प्योर कैरेक्टर का मतलब समझते हो ना कि होमोजाइगस होना चाहिए वो उस ट्रेट के लिए। तो वो प्योर लाइन किससे मिलती है, बड पॉलिनेशन, क्योंकि बड पॉलिनेशन का मतलब क्या है, क्या हो रही है यहाँ पे, सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन में आपने अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा था ना कि बड पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन के टाइम पे क्या आता है, देयर इज नो वेरिएबिलिटी। जो कैरेक्टर पेरेंट में है वही 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 एज इट इज ऑफस्प्रिंग में रिस्टोर रहते हैं, क्योंकि जेनेटिक वेरिएबिलिटी आई ही नहीं, कोई बाहर का पोलन आया ही नहीं इसको पॉलिनेट करने के लिए, इसी का पोलन इसी के स्टिग्मा पे गिर रहा है, तो वही जेनेटिक मेकअप प्रोजेनी में चलता रहेगा। देखो वही पोलन उसके स्टिग्मा पे गिरा, फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन हुई, फिर फर्टिलाइजेशन हुई, सीड सेट हुआ, उस सीड को आपने फिर सो कर दिया, उससे जो प्लांट निकला उस पर फ्लावर लगे, उसके फ्लावर के वही पोलन उसी के स्टिग्मा पे गिर गए, तो उससे फिर सीड सेट हुआ, फिर उस सीड से जो प्लांट बना फिर उस पर फ्लावर लगे, फिर उस फ्लावर के पोलन उसी के स्टिग्मा पे गिर गए। तो ये जेनेटिक मेकअप, ये सीड जो आ रहे हैं 1 जनरेशन 2 जनरेशन, इस सीड के पास क्या जेनेटिक मेकअप होगा जो पहले के पास था? तो कोई वेरिएबिलिटी तो आई ही नहीं है, वही वही वही, क्योंकि वेरिएबिलिटी तब आती है अगर पोलन किसी और फ्लावर का आके इसके ऊपर गिरता। तो किसी भी तरह की जब जेनेटिक वेरिएबिलिटी आई ही नहीं है तो लाइंस क्या रहेंगी, प्योर, मतलब मिलावट नहीं है। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन के जगह पे। और दूसरा बायोसेक्सुअल फ्लावर का एक तो ये फ़ायदा था कि प्योर लाइंस मिलती हैं स्टडी करने के लिए, दूसरा फ़ायदा क्या है कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन करवानी, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन करवाना बहुत इजी है, इजी टू कैरी आउट क्रॉस पॉलिनेशन। मैम बाइसेक्सुअल फ्लावर में कैसे इजी है? बहुत इजी है बेटा। बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, उसमें क्या करो आप, उसकी बड को ऐसे खोलो और उसके जो स्टेमन्स हैं उनको कट कर दो। जब उसके पास स्टेमन के अंदर ही तो पोलन होता है, अब स्टेमन ही नहीं रहा, पोलन कहाँ से आएगा? तो अब इसका स्टिग्मा वेट करेगा कहाँ से कि पोलन कहीं बाहर से। पोलन आप अपनी मर्जी का ले आओ, आपको कौन से पी प्लांट का, कैसे पी फ्लावर का आपको पोलन चाहिए। सपोज अभी आपके पास फ्लावर है, ये है फ्लावर 1, ठीक है। फ्लावर 1 के पास जो हाइट है वो है टॉल। आप चाहते हो कि फ्लावर, ये है फ्लावर 1, ये है फ्लावर 2, आप चाहते हो कि हाइट नहीं, कोई और कैरेक्टर ले लेते हैं, सपोज हम कैरेक्टर ले लेते हैं कलर का, कलर ऑफ दी फ्लावर। अब आप चाहते हो मुझे कलर चेंज करना है फ्लावर का, तो आप क्या करोगे, अगर इसी फ्लावर के
पोलन इसी के स्टिग्मा पे गिरते रहे तो कलर एक ही आता रहेगा फ्लावर में, सेम 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 सेम, क्योंकि कोई वेरिएबिलिटी नहीं आई। लेकिन अगर इस फ्लावर के स्टेमन आप रिमूव कर दो, एंड रिमूवल ऑफ स्टेमन को हम क्या बोलते हैं, इमैस्क्यूलेशन। ये टेक्निक्स हमने वहाँ भी पढ़ी थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो इमैस्कुलेशन हमने कर दी, इमैस्कुलेशन का मतलब स्टेमन रिमूव कर दिए, स्टेमन रिमूव कर दिए तो पोलन इसके ऊपर तो गिरेंगे नहीं। तो आप अपनी मर्जी के जो भी फ्लावर आप चाहिए, माना कोई फ्लावर है ये वॉयलेट कलर का था, ये वाइट, आप चाहते हो जी वाइट कलर वाला जो है फ्लावर यहाँ पे हमें दिखे, वैसे इसको वाइट मान लो, उसको पर्पल, क्योंकि ये डोमिनेंट होगा। तो इस डोमिनेंट कलर के हम पोलन लाए और इसके स्टिग्मा के ऊपर डस्ट कर दिए, तो अब आई जेनेटिक वेरिएबिलिटी। तो क्रॉस पॉलिनेशन करवानी बहुत इजी होती है बायोसेक्सुअल फ्लावर में। सिर्फ हमें क्या करना है, उसके स्टेमन्स ही तो कट करने और अपनी मर्जी के पोलन ला के उसके ऊपर डस्ट कर दो। तो इन रीजंस की वजह से मेंडल ने क्या सिलेक्ट किया, पी प्लांट को सिलेक्ट किया। अब ये जो 7 नोटिसेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थी, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे, ये थे क्या, हमारी एनसीईआरटी के अंदर हमें ये डायग्राम दिया हुआ है और ये हमें बताते हैं उन ट्रेड्स के बारे में। क्या थी वो ट्रेड, चलो हम भी लिख लेते हैं इनको साथ साथ, क्योंकि लिखते हुए हमेशा लर्न हो जाता है। तो बेटा यहाँ पे तो मैं लिखूंगी कैरेक्टर, और उस कैरेक्टर की यहाँ पे मैं लिखूंगी ट्रेड्स। वो ट्रेड्स दो तरह की होती हैं, ट्रेड या तो डोमिनेंट होगी या ट्रेड रेसेसिव होगी। कोई भी जो कैरेक्टर दिख रहा है या तो वो कैरेक्टर डोमिनेंट होगा या वो रिसेसिव होगा। तो कैरेक्टर मैंने क्या लिया, सबसे पहला सपोज हमने कैरेक्टर लिया प्लांट हाइट। प्लांट हाइट, प्लांट हाइट में या तो प्लांट टॉल होगा या प्लांट ड्वार्फ होगा। अब टॉल क्या है, मैंने लिखा है डोमिनेंट ट्रेट है, तो उसको किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल से। और ड्वार्फ को कैसे डिनोट करते हैं, इसी लेटर के स्मॉल लेटर से। ऐसे ही दूसरा ट्रेट हमारे पास क्या आ जाएगा, सीड शेप। सीड की शेप या तो राउंड है या वो सीड रिंकल्ड है। रिंकल्ड समझते हो ना, तो राउंड है तो कैपिटल आर और रिंकल्ड है तो स्मॉल आर। एक और कैरेक्टर आ जाता है हमारे पास, वो कैरेक्टर क्या है, दैट इज सीड कलर। सीड का कलर, डोमिनेंट कलर सीड में होता है बेटा येलो। आप सोचते हो ना हम तो ग्रीन खाते हैं, वो होना चाहिए, नहीं, इट इज येलो, याद रखना हमेशा। और रेसेसिव होता है ग्रीन, ठीक है। तो कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। उसके बाद सीड कलर के बाद बेटा हमारे पास आ जाता है पोड शेप, कि पोड जो है इन्फ्लेटेड है। इन्फ्लेटेड का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब पोड मटर का ऐसा देखने को होता है ना कि वो प्रॉपरली पूरा फूला हुआ है ना अच्छे से, या वो कॉन्स्ट्रिक्टेड है, या वो कॉन्स्ट्रिक्टेड समझते हो, देखा है कई बार ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसा पोड भी होता है मटर का। कॉन्स्ट्रिक्टेड है या इन्फ्लेटेड है, इन्फ्लेटेड है तो वो डोमिनेंट ट्रेट है, और अगर कंस्ट्रिक्टेड है तो वो रिसेसिव ट्रेट है। उसके बाद आ गया बेटा पोड का कलर। अब पोड कलर क्या है, यहां से उल्टा हो जाएगा। पोड कलर, अगर पोड ग्रीन कलर का है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और पोड अगर येलो कलर का है तो वो ये रिसेसिव कैरेक्टर है। उसके बाद आ जाइए बेटा आप फ्लावर कलर। फ्लावर कलर पर्पल या वॉयलेट है ना, फ्लावर वॉयलेट है तो डोमिनेंट, और अगर वो वाइट है तो रिसेसिव। ये याद करना है, जैसे मुझे याद है आपको भी याद होनी चाहिए, कई बार डायरेक्ट सब्जेक्टिव में यहीं से क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद है फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन क्या, फ्लावर एक्सियल होगा या फ्लावर टर्मिनल होगा। फ्लावर क्या होगा, फ्लावर एक्सियल होगा या फ्लावर टर्मिनल। अब एक्सियल और टर्मिनल का मतलब समझते हो, देखो ये है एक स्टेम, ये है ब्रांच, तो अगर ब्रांच ये होती है बेटा एक्सियल, मेन स्टेम और ब्रांच के बीच में जो बनती है, अगर तो फ्लावर यहाँ लग गया तो वो फ्लावर है एक्सियल, और अगर फ्लावर यहाँ पे टिप पे लग गया
या यहाँ टिप पे लग गया तो वो फ्लावर क्या होता है, टर्मिनल पोजीशन पे जाके लग गया, उससे फर्दर उस पर्टिकुलर स्टेम की ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि देखो ये अब और लंबा नहीं जाएगा, फ्लावर बन गया, ये भी और लंबा नहीं जाएगा, फ्लावर बन गया। लेकिन अगर ये यहाँ पे उगा है एक्सियल में तो ये तो आराम से ग्रो कर सकती है ना। तो टर्मिनल पोजीशन होती है ये और एक्सियल पोजीशन होती है ये। तो एक्सियल पोजीशन पे अगर फ्लावर लग रहा है तो वो डोमिनेंट ट्रेट है, और अगर टर्मिनल पे लग रहा है तो वो उसकी रेसेसिव ट्रेट है। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर देखो, अपने एनसीईआरटी वाले भी देख लो, इन्होंने तो ड्रॉ भी किए हुए हैं। सीड का शेप राउंडेड है या रिंकल्ड है, हमने भी लिखा है सीड का शेप राउंडेड है या रिंकल्ड है। सीड कलर येलो डोमिनेंट, ग्रीन रेसेसिव, येलो एंड ग्रीन सीड कलर। फिर फ्लावर कलर वॉयलेट एंड वाइट, फ्लावर कलर वॉयलेट एंड वाइट। पोड कलर, पोड फुल है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ये देखो फ्लावर किधर गया, इन्फ्लेटेड है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है। पोड कलर ग्रीन है या येलो है, पोड कलर ग्रीन या येलो। फ्लावर पोजीशन एक्सियल है या टर्मिनल, देखो टर्मिनल पे टिप पे लग रहे हैं, एक्सियल में ये भी देखो टिप ये प्रॉपर है, यहाँ एक्सियल में लगे हैं, फ्लावर साइड में लगे हैं। तो एक्सियल है या टर्मिनल है। और स्टेम हाइट, प्लांट टॉल है या प्लांट ड्वार्फ है। समझ में आ गया। तो ये सेवन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है। तो देखो कैरेक्टर तो ये रहा बेटा, और मैंने क्या कहा था, कैरेक्टर के जो वेरिएंट्स होते हैं, कैरेक्टर तो है प्लांट की हाइट, उसका वेरिएंट क्या है कि वो हाइट छोटी है या बड़ी, तो उन वेरिएंट्स को हम बोल देते हैं ट्रेट्स। तो ट्रेट क्या हुई यहाँ पे, ये हुई। और वो ट्रेट डोमिनेंट है या रेसेसिव वो हमने लिख दी। जैसे सीड कलर, सीड कलर इज दी कैरेक्टर, तो वो कलर क्या हो सकता है, या येलो होगा या ग्रीन, तो उस कैरेक्टर की वो दो ट्रेट्स होगी। और ट्रेट को कौन कंट्रोल करता है, एलील। कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है, जीन। तो जीन की टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, एलील। और कैरेक्टर के वेरिएंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रेट्स। तो ये चीज़ें भी आपको साथ साथ क्लियर होनी चाहिए। अब लास्ट हमारे पास आ जाता है मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से काम किया था, क्या थी उनकी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, और वो टेक्निक है बेटा हमारे पास, लिख लीजिए। सबसे पहले मेंडल कैसे काम करता था, ही ऑलवेज सिलेक्ट दी प्योर लाइंस। तो सबसे पहला काम क्या होता था मेंडल का, सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइंस। क्या मीनिंग है इस बात का, इस बात का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया कि ये टीटी वाला और टीटी वाला, ये भी टॉल प्लांट है, ये भी टॉल प्लांट है। फिनोटिपिकली देखें, ये भी टॉल, ये भी टॉल, लेकिन मेंडल को कौन सा टॉल चाहिए, ये टॉल उनको नहीं चाहिए था। तो बाहर से देख के वो कैसे पता लगाएं, भाई है तो दोनों टॉल, पर मेरे वाला कौन सा अक्कड़ बक्कड़ करे, ऐसे नहीं करते थे वो। इसके लिए क्या करते थे, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, वो सभी अभी बताएंगे कि प्योर लाइन कैसे सिलेक्ट की जाती थी। वो आगे जैसे हम टेक्स्ट में चलेंगे तो उसको पढ़ते चलेंगे। दूसरा काम क्या था, क्रॉसिंग ऑफ दी पेरेंट्स। क्रॉसिंग का मतलब समझते हो, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉसिंग ऑफ दी प्योर लाइन पेरेंट्स। क्योंकि ये जो प्योर लाइन है, माना पेरेंट्स उन्होंने चुने, मैंने कहा ना पेरेंट्स क्या चुनते थे, या जैसे कैपिटल टी है तो रेसेसिव पेरेंट हमेशा लेंगे स्मॉल टी। तो इनकी आपस में क्या कराते थे, क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। ये फ्लावर माना लिया, टॉल फ्लावर उन्होंने लिया, टॉल के स्टेमन्स काट दिए, तो इसके पोलन अब इसके ऊपर नहीं गिरेंगे। अब ड्वार्फ प्लांट के पोलन लाए और इसके स्टेमन के ऊपर डस्टिंग कर दी, मतलब किसी और ड्वार्फ प्लांट जो उनका प्लांट ऑफ इंटरेस्ट था उसके पोलन इसके ऊपर डस्ट करवाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। ये सब चीज़ें आपको क्लियर ऑलरेडी हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। और जब ये क्रॉसिंग ऑफ प्योर लाइन जब वो करवाते थे तो इनसे उनको क्या मिलती थी, इस क्रॉसिंग का जो रिजल्ट आता था उस रिजल्ट को क्या बोलते थे, वो बोलते थे फर्स्ट फीलियल जेनरेशन, या उसको हम क्या बोलते हैं, F1 प्रोजेनी। क्या बोलते हैं हम उसको हम बोलते हैं F1 प्रोजेनी। तो F1 प्रोजेनी आ गई। अब ये जो F1 है, F1 इनकी फर्दर वो क्या करवाते थे, सेल्फिंग ऑफ F1 इंडिविजुअल्स। मतलब ये पेरेंट्स लिए, पेरेंट्स के बच्चे हो गए, इन बच्चों में ये सेल्फिंग करवा दी। अब क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, सेल्फिंग का मतलब हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन। और इसका रिजल्ट क्या आता था, इसका रिजल्ट इससे क्या होता था, इसके रिजल्ट से आती थी सेकेंड फीलियल जेनरेशन, जिसको हम बोलते हैं F2 प्रोजेनी।
बस ये उनकी क्या थी, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तो इस तरह से वो अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते थे। कौन से, ब्रीडिंग के एक्सपेरिमेंट। तो पहले प्योर लाइन पेरेंट्स, मतलब प्योर फॉर इट स्ट्रेट, उनको चुना, उनकी क्रॉसिंग करवाइए। पहले स्टेप में ध्यान रखना क्रॉसिंग है, और फिर उससे जो F1 प्रोजेनी आई है, उन F1 इंडिविजुअल की हमेशा वो क्या करवाते थे, सेल्फिंग। और सेल्फिंग के बाद क्या आए उनके पास, F2 प्रोजेनी। और उसके बाद फिर वो अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करते थे इन जो भी उनके पास जो रिजल्ट्स आते थे उनसे। तो बेटा ये सारा का सारा मेंडलिज्म आपको आना चाहिए, मेंडल के बारे में पता होना चाहिए। उनकी फाइंडिंग्स तो अभी हम करवाएंगे कि क्या क्या फाइंडिंग है, उनके बेस पे तो प्रॉपर लॉ बने हुए हैं जेनेटिक्स के या इनहेरिटेंस के, जिनको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। दैट्स ऑल फॉर टुडे।